हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदीबा है और आज हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा गया था। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमल किंगडम लास्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structures and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all more important. The classification helps in assigning a systemic position to newly described species. तो जब हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे, जब हम अपने अगल बगल देखेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत अलग तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट हैं जिनका काफी अलग अलग स्ट्रक्चर है, काफी अलग अलग तरीके से वो हम लोगों को दिखते हैं। तो उन एनिमल्स का एक पर्टिकुलर नाम रखना, एक उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन देना कि वो किस तरीके से अलग अलग जगह पर जाने जाएंगे, उसके लिए एक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाना बहुत जरूरी था। वो उस टाइम के लिए बहुत जरूरी था जब इंडिया में किसी एक एनिमल का नाम कुछ और हो सकता है और किसी बाहर विदेशी देश में एक जानवर का नाम कुछ और हो सकता है। तो कैसे कनेक्शन बनेगा, कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि एक एनिमल यही था जो यहाँ पर भी उसका नाम ये है और बाहर उसका नाम ये है, बट अकॉर्डिंग टू मेडिसिन उसका एक ही नाम है। जैसे कि कैट को फेलिस बोलते हैं, डॉग कैनिस हो जाता है, तो उस तरीके से एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाना बहुत जरूरी था। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेटिव to arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, reproductive system. These features are used as the basis of animal classification, and some of them are discussed here. एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे पढ़ने के लिए चीजों को लाना पड़ा, उसके लिए एक बेसिस बनाया गया कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फिर उसके बाद बॉडी में कैविटीज कितनी प्रेजेंट है, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, और बॉडी की सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ सीलोम क्या है। ये सब एक बेसिस बना एक क्लासिफिकेशन को सफल बनाने के लिए। सबसे पहले तो प्लांट किंगडम में कितने क्लासिफिकेशन है इसको हम लोगों को देखना है। कितने फाइलम्स प्रेजेंट हैं, पोरीफेरा, Coelenterata, Pinofora, Platyhelminthes, Huskelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Kynodermata, Hemichordata and Chordata। इन फाइलम्स को इनके नाम के अकॉर्डिंग याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फाइलम दूसरे फाइलम से ज्यादा डेवलप था, किस फाइलम में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट है, सबसे सिंपल डेवलपमेंट है, तो उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फाइलम्स को इन्हीं ऑर्डर में याद करना बहुत जरूरी है। तो पोरीफेरा वाज लीस्ट डिफरेंशिएटेड, या फिर सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, और कॉर्डेटा एडवांस्ड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एस्केलमिंथिस और प्लैटीहेलमिंथिस में एडवांस एनिमल कौन से हैं, तो हम बोलेंगे कि एस्केलमिंथिस एडवांस्ड है। या क्वेश्चन आता है कि सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में एडवांस्ड एनिमल कौन से हैं, तो ऑब्वियसली इकाइनोडर्मेटा एडवांस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको इसी ऑर्डर में याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक चैप्टर का बेस बना रहा है। कुछ टर्म्स हैं
कुछ इन कुछ जरूरी बातें हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लिखी गई हैं, जिनको समझना और उनको आगे जाकर अप्लाई करना जरूरी है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बेसिस आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला बेसिक लेवल होता है सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटा यूनिट जिससे पूरा बॉडी बनता है, दैट इज सेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल सेल से बने हुए होते हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है कि सभी जानवर सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल सेल से, सिर्फ सेल से बन के, जिनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इन सेल्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इन सेल्स के बीच में कोई आपस में मेल जोल नहीं है जिसके थ्रू ये एक दूसरे से बात करें कि मैं ये काम करूंगा तुम ये करोगे, या वो मिलकर एक ही काम करने लगे जैसे कि टिश्यू करने लगता है। तो इन एनिमल्स में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स, जैसे कोई एक सेल होगा वो डाइजेशन का काम करने लगेगा, कोई एक सेल होगा वो रेस्पिरेशन का काम करने लगेगा। तो देखा गया कि एनिमल जो जानवर था वो तो सेल से ही बना हुआ था, लेकिन कभी कभी कुछ सेल अलग अलग काम करने लगे। तो इसको बोला गया कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, थोड़ा सा काम करने का जो इनकी क्षमता है उसमें अलग अलग चीजें पाई गई। सम लेवल ऑफ डिविजन इन लेबर, मतलब लोगों ने अपने आपस में बांट लिया कि हम ये काम करेंगे आप ये काम करिएगा, और एक डिवीजन ऑफ लेबर बन गया। ऐसे टाइप के एनिमल्स थे पोरीफेरा। पोरीफेरा सबसे बेसिक, सबसे पुराने, जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था। लेकिन जब सेल्स मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं, और सेल्स टिश्यू कैसे बनाते हैं, जब सेल्स के बीच में कनेक्शन हो जाता है और आपस में एक दूसरे से बात करके ये एक टिश्यू बनाएंगे, और आइए आपस में डिसाइड करेंगे कि देखिए आज से हम ये काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये टिश्यू किसी हार्ट का टिश्यू था, तो ये बोलेंगे कि हम हार्ट के टिश्यू हैं तो हम पंपिंग का काम करेंगे, ब्लड को बॉडी में डालना, भेजना, वापस लेना, इन सब का काम करेंगे। तो माना गया कि ठीक है ये एक टिश्यू बन गए हैं। टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और सेल से टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे, सेल से टिश्यू लेवल बना कैसे? जब सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज होकर एक दूसरे से बात करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया, तब थर्ड लेवल आता है ऑर्गन लेवल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में ऑर्गन लेवल होता है या नहीं, तो नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट है। मतलब हमारी बॉडी में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से भी कनेक्टेड है, उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल का मतलब है कि टिश्यू ने कंबाइन होकर एक ऑर्गन तो बना लिया है, लेकिन जब 4-5 ऑर्गन्स बन गए तो उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं था, उनमें बातचीत नहीं होती थी, या उनमें किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो सिस्टम नहीं बन सके। तो टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल बनने में जब टिश्यू अरेंज हो जाए इन स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रपोर्शन में, तो वो ऑर्गन लेवल बना देते हैं। और ऑर्गन लेवल मिलेगा
प्लेटी हेलमिंथिस। ऑर्गन लेवल से बना ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल कब बना? जब ऑर्गन लेवल्स में फिजिकल केमिकल बोथ इंटरैक्शन प्रेजेंट हो। जब ऑर्गन्स में फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन होने लगे, जैसे कि हार्ट से ब्लड जाने लगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने लगा, फिर लंग से वापस हार्ट में आया, फिर अलग अलग ऑर्गन्स में गया। तो जब फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरीके का रिलेशनशिप बैठने लगे दो ऑर्गन्स के बीच में, तब बन जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। और ये हमें मिलेगा एस्किलमेंथिस एंड कॉर्डेटा में। तो हमने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया, जो कि है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें पूरी तरह से कॉर्डेटा तक में, तो पोरीफेरा जो कि लीस्ट डिफरेंशिएटेड है, हमें पता है कि इसमें सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉर्डेटा जो कि मोस्ट डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, उसमें ऑर्गन सिस्टम। तो इसलिए पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक एक सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन को इजीली बता पाए, या इजीली जब उनके एग्जांपल्स हैं तो उनको मार्क कर पाए। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, सभी मल्टीसेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, लेकिन सब में सेम पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। लूज सेल एग्रीगेट मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिविजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी कुछ सेल अलग अलग काम करने लगते हैं। इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सीलेंट्रेट्स में सेल का अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है। द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। जब 2 या 3 सेल ने एक जैसा काम करना स्टार्ट कर दिया तो वो एक टिश्यू बन गए, एंड हेंस द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। और ये एक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs. जब टिश्यू एक स्पेसिफिक पैटर्न में आ गए तो उन्होंने ऑर्गन लेवल बना दिया, hence specialized for a particular function. In animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata, organs have associated to form functional systems. Functional system organs, कई सारे organs मिलके एक functional system की तरह जब काम करने लगे तो वो बन गया organ system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. Organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexities. इस लाइन का मतलब है कि organ system level of organization, इसमें अलग अलग तरीके का पैटर्न होता है। काफी पेचीदा पैटर्न प्रेजेंट है, काफी पेचीदे तरीके से ये दिखते हैं कि कौन सा ऑर्गन किससे रिलेटेड है, हम एकदम आसानी से नहीं बता सकते। इसको बताने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अच्छा ये केवल यही काम कर रहा है, या ये ऑर्गन केवल यही काम करता है, और इसके और इस ऑर्गन के बीच में, ए और बी ऑर्गन के बीच में रिलेशन क्या है, वो एक तरीके से समझना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो इसलिए इस लाइन में लिखा गया है कि ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening, ठीक है, to outside the body that serves as both mouth and anus. Digestive system humans में 2 ओपनिंग होता है, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक माउथ होता है
और एक एनस होता है। माउथ से इनटेक और एनस से हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एनिमल्स में माउथ और कभी कभी केवल माउथ प्रेजेंट होता है और एनस एब्सेंट होता है, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। In platyhelminthes has only a single opening to outside of the body that serves as both mouth and anus, and hence it is called incomplete. एक complete digestive system में mouth और anus दोनों present होंगे। A complete digestive system has two openings, mouth and anus. Similarly, circulatory system may be of two types, open type and closed type. पहले हम लोग digestive system को देखते हैं कि कौन से 2 ओपनिंग या 3 ओपनिंग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट या फिर ब्लाइंड सैक या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब, 3 तरीके का बॉडी प्लान जब हम एनिमल किंगडम के फाइलम्स को पढ़ेंगे तो मिलेगा। सेल एग्रीगेट का मतलब है कि सेल्स एग्रीगेट हो गए। अब ना ही इनमें एनस है और ना ही इनमें माउथ है, दोनों ही एब्सेंट हैं। तो ना एनस ना माउथ, जिसकी वजह से नो डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हमें मिलेगा किसमें? सबसे पुराना पोरिफेरा। अब आते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पे। ब्लाइंड सैक में केवल माउथ होता है या ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट। जब सिंगल ओपनिंग होती है तो एक ही ओपनिंग है जिससे कि हम इनटेक भी कर रहे हैं और एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब कि एनस एंड माउथ बोथ आर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नीमाटोडा टू कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes। और नो डाइजेस्टिव सिस्टम या एब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम पोरिफेरा में मिलेगा। सर्कुलेशन, जो कि इसमें एक सेपरेट हेडिंग नहीं है एनसीईआरटी में, बट सर्कुलेशन किस तरीके का है, ओपन या क्लोज्ड, इसको समझना जरूरी है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है और ये हार्ट है। हार्ट से ब्लड गया बॉडी में और बॉडी में वेन्स और आर्टरीज तो प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई भी कैपिलरीज, वेन्यूल्स ये सब प्रेजेंट नहीं है। केवल मेजर जो बड़ी बड़ी आर्टरी या वेसल हैं वो ही मिलती हैं, और जो सेल्स हैं या जो भी ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के अंदर बिखरे हुए पड़े हैं। और ब्लड देखेंगे कि बॉडी में गया और जो ऑर्गन्स या जो टिश्यू हैं वो बस ऐसे वहां पर बिखरे हुए पड़े हैं। वहां पर ब्लड आया, उसके अगल बगल एक्सचेंज हुआ और ब्लड वापस से वेन्स में जाके वापस से चला गया हार्ट में। तो जब छोटी छोटी आर्टरीज या वेन्स ना प्रेजेंट हो और बॉडी ऑर्गन्स केवल हमारे ब्लड में ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ऑर्गन्स बात कर रहे हैं।
ब्लड में या खून में बिखरे हुए पड़े हैं। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। और क्लोज्ड सर्कुलेशन को समझने के लिए मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये हार्ट है, ब्लड आर्टरीज के थ्रू गया, वेन्स के थ्रू वापस आया, बट आगे जाकर वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज में बट गई, और जो भी टिश्यू प्रेजेंट थे या जो भी ऑर्गन प्रेजेंट थे वो इन वेन्यूल्स और कैपिलरीज के अगल बगल प्रेजेंट हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स के अगल बगल इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिलेगा। हर सेल के अगल बगल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसी फ्लूइड के जरिए से जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड से वेन्स और कैपिलरीज में मिलके वापस से बड़ी वेन्स बना ली और फिर ये हार्ट में चला गया। इस सिस्टम को बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये प्रेजेंट होगा एनालिडा, कोर्डेटा एंड some mollusca। एनालिडा फर्स्ट एनिमल था जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आया, फिर कॉर्डेटा और कुछ मोलस्का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है हेमा में। एच से हेमिकॉर्डेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, एम इज फॉर मोलस्का, मोस्टली मोलस्का, ए इज फॉर आर्थ्रोपोडा। अब बुक में पढ़ेंगे तो ओपन टाइप इज इन विच द ब्लड इज pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it। जैसा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हो रहा था कि ब्लड पंप हुआ और बॉडी कैविटी में गया, फिर उसके बाद बॉडी कैविटी में सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया और वापस से हार्ट में वापस आ गया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter, artery, vein, capillary, और वापस से हार्ट में चला गया। अब देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का असल मायना ही यही है कि जब हम कोई चीज देखें और उसको किसी एक एक्सिस से काट दें और उसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाएं, उसे बोलते हैं कि बॉडी सिमेट्रिक है। मतलब कि बॉडी को अगर हम देख रहे हैं और उसको हमने आधा काटा तो देखा कि 2 इक्वल हाफ हो गए या 2 सेम तरीके के हाफ हम लोगों को मिले। तो एनिमल्स को भी हम लोगों ने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया कि कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिक थे, कुछ एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री थी और कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि अ का मतलब है कि नो, जहां भी अ लग जाए वहां नो होता है, नहीं। सिमेट्रिक मतलब कि वो सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं है उन एनिमल्स में। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम कहीं से भी काटें वो 2 हाफ पार्ट में बट ही नहीं रहा है,
उसके दो इक्वल हाफ पार्ट हो ही नहीं रहे, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बट ये तो बहुत ही छोटा हो गया, और ये इन दोनों के कंपैरिजन में ये छोटा हो गया। ऐसे एनिमल्स को एसिमेट्रिक बोलते हैं। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर does not divide the animal into two equal parts. इस डेफिनेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, प्लेन को सेंटर से ही पास होना है, और दूसरा कि दो इक्वल पार्ट नहीं बन रहे हैं डिवाइड होने पर, जिसकी वजह से एसिमेट्री प्रेजेंट है। और इसका एग्जाम्पल होगा पोरेफेरा। सबसे प्रिमिटिव की सेलुलर लेवल क्लासिफिकेशन, क्लोज्ड ओपन सर्कुलेशन सेलुलर लेवल क्लासिफिकेशन, सबसे प्रिमिटिव और सबसे पुरानी, जिसकी वजह से इनमें किसी भी तरीके का डेवलपमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें सबसे पुरानी चीजों के बारे में बात हो रही हो, कोई ऑर्गेनाइज चीज ना हो, तो उसमें ज्यादातर आंसर पोरीफेरा ही होगा। आगे बढ़ते हैं रेडियल सिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि सेंटर से कितने भी प्लेन पास कर लें, हर बार बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, उसे रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो when any plane passes through the center of axis of body, divide it into two equal half, मतलब कि दो इक्वल भागों में उसको बांट दिया, वो हो जाएगा हमारा रेडियल सिमेट्री। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें मोर देन वन प्लेन प्रेजेंट है। प्लेन्स का मतलब क्या है? ये प्लेन्स हैं हमारे, जो सेंटर ऑफ एक्सिस से, बॉडी की सेंटर ऑफ एक्सिस से जब पास कर रहे हैं, जब उनके जरिए से गुजर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बॉडी दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जा रही है, उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो इसमें कितने प्लेन प्रेजेंट हैं? 1 2 3। ये 3 तो मैंने बनाए हैं, इसके अलावा आप कितने भी बना लो, तो अनलिमिटेड सेंटर ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट हैं इसमें। बॉडी इज यूजुअली सिलेंड्रिकल होगी, बॉडी यूजुअली सिलेंड्रिकल मिलेगी इसमें। एग्जाम्पल्स इसके क्या होंगे? ईटीसी से याद करेंगे, इकाइनोडर्मेटा, सी से टीनोफोरा, और सी से सीलेंट्रेटा। ओके, सिमेट्री को एक बार पढ़ लेते हैं। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges है, पोरीफेरा है, ये सब asymmetrical होंगे। That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, उसे बोलेंगे radial symmetry. ठीक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, E, D और C have this kind of body plan. Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into two identical left and half by only one plane, exhibit bilateral symmetry. Bilateral symmetry क्या होगी? जिसमें बाय मतलब दो, जब हम सेंटर ऑफ एक्सिस के थ्रू प्लेन को पास करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में, वो बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री क्रैब में देखी हमने, इसमें लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और रेडियल सिमेट्री, इसमें कितने भी एक्सिस बना लो, हमेशा बॉडी
और हमेशा बॉडी दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कहने का मायना ही यही है कि डिप्लोब्लास्टिक में दो डर्म्स होंगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स दो प्रेजेंट होंगी, एक तो एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म, और इसके बीच में मीसोग्लिया प्रेजेंट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एम्ब्रियोनिक लेयर तीन होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic. Example, coelenterate. An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and the endoderm. इसमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, मेसोग्लिया में सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। जब सेल्स ही नहीं प्रेजेंट है तो differentiation ही नहीं present होगा। Those animals in which the developing embryo has third germinal layer called mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic. The platyhelminthes to chordata. Platy to chordata. आता है सीलोम। सीलोम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सीलोम क्या है। तो सीलोम एक्चुअली में एक बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी जिसको कि कौन लाइन कर रहा है, मेसोडर्म। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बॉडी कैविटी जिसको मेसोडर्म लाइन कर रहा है उसे हम सीलोम बोलते हैं। ठीक, अब कभी कभी आता है कि कुछ एनिमल्स, जो कुछ जानवर हैं वो सीलोमेट हैं, कुछ एसीलोमेट हैं और कुछ स्यूडोसीलोमेट हैं। तो हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सा एसीलोमेट है या एसीलोमेट को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि सीलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लाइंड बाय मेसोडर्म, एक्टोडर्म और ये मान लेते हैं एंडोडर्म। बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट है और ये हमारी मेसोडर्म है और ये एक बॉडी कैविटी बनी जो कि मेसोडर्म से ही लाइन थी, तो इसको हमने ट्रू सीलोमेट बोला। और ट्रू सीलोमेट एनिमल्स कौन से होंगे इसको देखेंगे अगर, तो एनालिडा से कॉर्डेटा तक। ठीक है, फिर आता है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट का मतलब है कि बॉडी कैविटी है तो इज प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। जैसे कि बी एग्जाम्पल में ये हमारी एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म और ये मेसोडर्म, और जो ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है ये स्यूडोसीलोम है। तो फिर ये क्या है? अगर क्वेश्चन आया कि जो मेसोडर्म से एक्चुअली लाइंड है वो क्या चीज है, तो उसको बोलेंगे कि वो केवल मेसोडर्मल पाउचेस हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में बॉडी कैविटी नहीं है। अब आता है एसीलोमेट एनिमल्स। एसीलोमेट एनिमल्स में बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, तो इसमें सीलोम और स्यूडोसीलोम इन सब की कोई जिक्र ही नहीं करा जाएगा। अब एक बार बुक से देख लेते हैं सीलोम को। Presence or absence of body cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. जो body cavity line होगी mesoderm से उसे हम coelom बोलेंगे। Animals possessing coelom are called coelomates.
जैसे कि एनालिडा से कॉर्डेटा तक. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called pseudocoelom, and the animal possessing them are called pseudocoelomates. Example is Aschelminthes. The animals in which the body cavity is absent are called acoelomate, जैसे कि Platyhelminthes. जब ये क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि एनालिडा से कॉर्डेटा तक सब में सीलोम प्रेजेंट है, मतलब कि सब सीलोमेट एनिमल्स हैं. एस्केहेलमिंथीस में स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है और प्लैटीहेलमिंथीस एसीलोमेट है. तो फर्स्ट एनिमल टू पोजेस बॉडी कैविटी वो हो जाएगा एसीलोम. बॉडी कैविटी है बट लाइन नहीं है. और अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट एनिमल टू पोजेस सीलोम, दैट इज एनालिडा. अब आते हैं सेगमेंटेशन पर. सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी को हम लोग कितने रिपीटेटिव डिविजन्स में अलग कर सकते हैं. इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs. जैसे कि कुछ जानवर हैं जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरीकों से एक सीरियल वाइज रिपीट कर रही है. जैसे कि अगर कहीं पर ए पार्ट है तो वो बार बार ए कुछ जगह पर आ जाएगा, फिर बी आएगा, तो उसको कहेंगे कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomena is known as metamerism. Earthworm में सेकेंड है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एनिमल्स में. ठीक है. और उन एनिमल्स में जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट नाम ही से पता चल रहा है कि ये कॉर्डेटा होंगे. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side of embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure, जिनमें notochord present ही नहीं हो, उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं. पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म. पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स हैं और केवल कॉर्डेटा में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स. A broad classification of Animalia based on the common fundamental features as mentioned in the preceding sections को नीचे दिया हुआ है. Animalia हमको बेहतर पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल हमने पढ़ा किसमें था, पोरीफेरा में. और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम उसके बाद से स्टार्ट हो गया. मतलब कि जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ा, जैसे जैसे समझ बढ़ी, वैसे वैसे डिफ्रेंसिएशन होना स्टार्ट हो गया और आपस में लोगों का आपस में सेल्स का मिलना जुलना बात करना ये भी उसकी भी शुरुआत हो गई. तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल वो स्टार्ट हो गया सीलेंट्रेटा से हेमिकॉर्डेटा तक. सिमेट्री देखेंगे तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा. कभी कभी सिमेट्री मिल सकती है. बॉडी कैविटी एसीलोमेटा, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है. फिर बाकी भी सिमेट्री देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री इज मोस्टली प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में. इकाइनोडर्मेटा भी एक एग्जाम्पल होता है. बायलेटरल सिमेट्री, बाकी बायलेटरल सिमेट्री का मतलब कि एक प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड करना लेफ्ट और राइट में, वो मिलेगा प्लैटीहेलमिंथीस टू कॉर्डेटा में. अब बॉडी कैविटी देखेंगे तो विदाउट बॉडी कैविटी एसीलोमेट वो प्लैटीहेलमिंथीस है.
फिर false coelom, pseudocoelomate, वो एस्कियल मेंथिस है। फिर ट्रू सीलोम या सीलोमेट, वो एनालीडा टू कॉर्डेटा हो जाता है। तो एक बेसिक नॉलेज जो आगे जाके जब हम लोग एक एक इंडिविजुअल फाइलम को पढ़ेंगे तो उसमें जो एक टर्म्स आएंगे, जो एक दो टर्म्स आएंगे जिनको पढ़ना जरूरी था, वो हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लिया। जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक एग्जैक्ट वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला फाइलम पोरीफेरा। Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine or mostly asymmetrical animals. ऊपर पढ़ लिया हमने। These are primitive multicellular animals and have a cellular level of organization. Cellular level का organization है, primitive है, asymmetrical है. Sponges have a water transport or canal system. Water enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity spongocoel, from where it goes out through the osculum. एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा स्पॉन्ज है। बॉडी में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने नाम दिया ऑस्टिया। एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया स्पंजोसील, और एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हमने बोला ऑस्क्यूलम। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, अब वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है। वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया, वो बॉडी कैविटी में आया और फिर वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला गया। यही रूट होता है वाटर के अंदर आने और बाहर जाने में, जिससे कि जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल सके। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3 काम करता है। फूड गैदरिंग का मतलब कि खाने को इकट्ठा करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का O2 एंड CO2 एक्सचेंज, और तीसरा काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉनोसाइट्स और कोलोसेल्स लाइन द स्पंजोसील्स एंड द कैनाल, और कोलोसेल्स लाइन द स्पंजोसील्स एंड द कैनाल। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। ओके, डाइजेशन कहाँ होगा? इन सेल्स के अंदर। The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. Sexes are not separate, hermaphrodite. Eggs and sperms are produced by the same individual. Hermaphrodite का मतलब है कि sperm और egg same individual पर हैं. Sponges reproduced asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. And fertilization is internal. Development is indirect, having a larval stage with morphologically distinct from adult. Direct development और indirect development, direct development तब होता है जब larval stage absent हो, जैसे कि humans में, और indirect development तब होता है जब larval stage present हो, मतलब कि पहले egg होगा, फिर एक larva होगा, फिर अडल्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स आते हैं साइकन, स्काइफा, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया इज पेथ स्पॉन्ज। ये साइकन है, सेकंड इज यूस्पॉन्जिया, थर्ड इज स्पॉन्जिला। इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कह रहे थे कॉनोसाइट्स।